नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित हम कुछ स्रोतों के बारे में जान रहे थे। तो वहीं से हम थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला पाठ हम पढ़ रहे थे और बहुत आसान पाठ है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो देखिए, कोई भी चीज़ के बारे में जब हम वहाँ तक प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुँच पाते तो उसका पता लगाने के लिए कई अन्य स्रोतों का पता लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने तो बात की कुछ अप्राकृतिक स्रोतों की, अप्राकृतिक स्रोत, और फिर हमने बात कर रहे थे कुछ प्राकृतिक स्रोतों की, अप्राकृतिक और प्राकृतिक स्रोत। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाने के लिए यहाँ पर हमने कुछ अप्राकृतिक स्रोत लिए थे और कुछ प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर हम इसके बारे में अंदाजा लगा रहे हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या हो सकता है। अगर हम केंद्र तक जा सकते तो फिर तो अंदाजा लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, प्रत्यक्ष रूप से हम सारी चीज़ों को जान जाते। तो ये जो अप्राकृतिक स्रोत थे, इसमें हमने बात की थी एक तो तापमान की बात की थी। तो तापमान में आपको एक चीज़ यही ध्यान रखनी है कि पृथ्वी के सरफेस से, मतलब ऊपरी सतह से पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, लेकिन तापमान वृद्धि दर में कमी होती है, ये ध्यान रखना। और मैंने आपको बताया था कि ऊपरी सतह से 90 से 100 किलोमीटर के बीच में तापमान तेजी से बढ़ता है। उसके पीछे क्या कारण है? रेडियो एक्टिव पदार्थ है। रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण तापमान में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद ग्रेनाइट की चट्टानें नहीं पाई जाती हैं, और उसके बाद जब ग्रेनाइट की चट्टानें नहीं पाई जाएंगी तो तापमान की में तो वृद्धि होती है, उसके कई भी और कारण हैं, क्योंकि ऊपर से दबाव पड़ता है। तो किसी भी चीज़ में अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो मैंने आपको बताया था कि उसका जो गलनांक बिंदु है वो कम हो जाता है। कम तापमान पर भी वो वस्तु क्या करती है? अपनी अवस्था परिवर्तन कर लेती है। तो ऊपर से नीचे की तरफ चट्टानों पर जब दबाव पड़ता है तो कम तापमान पर भी वो चट्टानें पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है। ये स्थिति यहाँ पर बन रही थी। ठीक है, तो एक तो तापमान को हमने लिया था, दूसरी चीज हमने लिया था घनत्व, उसके बाद हमने लिया था दबाव या प्रेशर। तो ये कुछ कारक थे, ये कुछ आपके फैक्टर थे जिसके आधार पर हमने पता लगाया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की हो सकती है। ठीक है, जैसे तापमान की हम बात कर रहे थे तो ऊपर से नीचे जाने पर तापमान में वृद्धि हो रही थी। तो इस जैसे जैसे तापमान ज़्यादा बढ़ेगा तो अवस्था परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि हर एक पदार्थ का अपना एक गलनांक बिंदु होता है। उसके ज़्यादा तापमान होने पर वो अवस्था परिवर्तन कर लेता है। तो आंतरिक भाग में आप देखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ से जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो नीचे जाने पर आप देख रहे थे कि इस भाग में यहाँ से लेकर यहाँ तक तो द्रव अवस्था है, ये लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन अंदर फिर से ठोस अवस्था है। ठोस अवस्था होने का कारण क्या है कि ऊपर की चट्टानों का जो दबाव था वो यहीं तक काम करता है, उसके बाद ये दबाव काम नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर फिर से क्या पाई जा रही है? ठोस अवस्था पाई जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। दूसरी चीज़, क्रांतिक तापमान की बात की थी। अब मान लीजिए कोई भी वस्तु है, जैसे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन कर लेती है, ठोस से द्रव अवस्था में चली जाती है, लेकिन उसके बाद भी अब आप तापमान ज़्यादा बढ़ाते चले जाएं तो वो उसी अवस्था में रहेगी, उसके बाद उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। तो वही स्थिति यहाँ पर है। तो यहाँ पर जब ये चट्टानें या यहाँ पर पाए जाने वाले पदार्थ इतने ज़्यादा तापमान और दबाव के कारण द्रव अवस्था में चले गए, वो द्रव अवस्था में ही रहेंगे, उसके बाद उनकी अवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब यहाँ द्रव होने के कारण ये जो अंतरतम भाग है, इस पर कोई ऊपर से दबाव काम नहीं कर रहा है, तो ये फिर से ठोस अवस्था में। तो यहाँ से ये अंदाज़ा लगा कि पृथ्वी का कुछ भाग ठोस है, कुछ भाग द्रव है, और फिर कुछ भाग ठोस अवस्था में पाया जा सकता है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। फिर हमने बात की प्राकृतिक स्रोतों की। ठीक है, प्राकृतिक स्रोतों में सबसे पहले हमने लिया उल्का
पिंड, उल्का पिंड। अब उल्का पिंड की हम बात करें तो देखिए उल्का पिंड के बारे में मैंने सिंपल तरीके से आपसे बताया भी था कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल की परतें पाई जाती हैं। भाई यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है। जैसे ये मान लीजिए शोभ मंडल है, ये समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, इस तरह से। अब ऊपर से पृथ्वी के, मैंने बताया अंतरिक्ष में बहुत सारे उल्का पिंड घूमते रहते हैं, और ये उल्का पिंड जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में आ जाते हैं तो ये धीरे धीरे करके क्या होगा, नीचे की तरफ आएंगे। अब धीरे धीरे करके जब नीचे की तरफ आते हैं और ऊपर से जैसे जैसे नीचे आते हैं, आपको ये पता होगा कि जैसे जैसे ऊपर से हम नीचे आते हैं तो जो गैसों का घनत्व है, गैसों का घनत्व बढ़ता है कि घटता है, गैसों का घनत्व, ध्यान रखना, वायुमंडल की ऊपरी परतों पर गैसें विरल पाई जाती हैं, जबकि नीचे गैसें कैसी हैं, सघन हैं। तो जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं घनत्व में गैसों का घनत्व बढ़ता है, और गैसों का घनत्व बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है घर्षण काम करेगा। गैसों के घनत्व के बढ़ने से क्या होगा, घर्षण काम करेगा, और इस घर्षण या फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन के द्वारा ये पिंड क्या होगा, जलेगा, और जलते जलते चला जाएगा, और लगातार नीचे जलते जलते जब ये नीचे पहुंचेगा तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते इसका क्या भाग बचेगा, इसका अंतरतम भाग ही बचेगा, मतलब इसका क्रोड वाला भाग बचेगा। और ये पता चला कि इसका क्रोड किससे बना हुआ है, इसका क्रोड जो है वो निकिल और आयरन से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सारे के सारे खगोलीय पिंड एक ही साथ बने हुए हैं, एक ही संरचना से बने हुए हैं, और जब इसका अंतरतम जो ऊपरी सतह से घर्षण करते हुए केवल अंतरतम भाग नीचे पहुंचा, जो केंद्र का भाग होगा, और केंद्र में निकिल और आयरन है केवल इसके अंदर, पता चला, क्योंकि ये तो चट्टानें मिल जाती हैं। उल्का पिंडों के प्रमाण तो कई जगहों पर हैं ही, गिर जाते हैं तो वो, जैसे भारत में ही लोनार झील बनी हुई है, उल्का पिंड की देन है। तो जो उल्का पिंड यहाँ पर आके गिरते हैं, उन उल्का पिंडों की संरचना को जब देखा गया तो देखा गया कि इनके केंद्र में, मतलब ये जो उल्का पिंड है ये निकिल और आयरन जैसे पदार्थों से बने हुए हैं, धातुओं से बने हुए हैं। तो यही अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि पृथ्वी का जो अंतरतम है वो भी किससे बना होगा, निकिल और आयरन से बना होगा। तो ये क्या है, साक्ष्यों के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि जब ये ऐसा है तो पृथ्वी का अंतरतम भी इसी प्रकार का होगा। ठीक है, तो ये तो उल्का पिंड के आधार पर है, लेकिन ये पूरी तरह जानकारी तो नहीं दे रहा है। भाई उल्का पिंडों का आकार पृथ्वी के आकार से बहुत ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं है, तो इस आधार पर भी हमको नहीं पूरी तरह से जानकारी नहीं मिलती है। हम केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब उल्का पिंड ऐसा है तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ये पृथ्वी का अंतरतम भी, आंतरिक क्रोड भी इसी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, ये इसमें बात आती है। उसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा हमने प्राकृतिक स्रोत लिया था ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, अब देखिए कोई भी ज्वालामुखी उद्गार होता है, ज्वालामुखी पृथ्वी के, मैंने बताया था कि अधिकतम 750 किलोमीटर की गहराई से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं, अब यहाँ से पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यही तापमान संवहनीय धाराओं का रूप ले लेता है, और यहाँ से ये भूपृष्ठ पर प्रकट हो जाता है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी से हमको ये तो पता चल जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के यहाँ पर जो पदार्थ हैं उनकी संरचना किस प्रकार की है। ठीक है, मतलब 750, अभी तक जो प्रमाण मिले हैं वो कितने के हैं, 750 किलोमीटर गहराई से ही ज्वालामुखी के उद्गारों के प्रमाण मिले हैं। क्यों मिले हैं ये भी बताएंगे, क्योंकि यहीं पर ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। अब ये ऊर्जा संवहनीय तरंगों का रूप ले लेती है, संवहनीय तरंगों का रूप ले लेगी तो इसी से भूकंप आता है।
भूकंप भी 750 किलोमीटर। और भूकंप और ज्वालामुखी में अंतर इसीलिए है, इसीलिए भूकंप को हम एकदम सही जानकारी मानते हैं, ज्वालामुखी को नहीं मानते, क्योंकि ज्वालामुखी से जो सम्मानीय धाराएं निकलती हैं वो केवल एक ही दिशा में जाती हैं। समझ रहे कि नहीं? ज्वालामुखी से जो सम्मानीय धाराएं निकल रही हैं वो एक ही तरफ जाती हैं, जबकि भूकंपीय तरंगें तो चारों तरफ जाती हैं। और भूकंपीय तरंगें जब चारों तरफ जाएगी तो पूरी की पूरी पृथ्वी से गुजर कर जाएगी, जबकि ये कहाँ जा रहे हैं? केवल इसी साइड में जाते हैं। ठीक है, भूकंपीय तरंगों की हम अभी बात भी करेंगे। मान लीजिए यहाँ से भूकंप उठता है तो भूकंपीय तरंगें जो हैं पूरी पृथ्वी को पार कर जाती हैं, यहाँ से भी यहाँ पहुँचेगी, यहाँ से भी, इस तरह से। लेकिन ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी केवल यहाँ पर उत्पन्न होगा, यहाँ पर तापमान बढ़ेगा तो ये केवल इस दिशा में निकलता है। तो इससे हमको आंतरिक भाग में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं उसके बारे में पता चल जाता है। और मान लीजिए ज्वालामुखी से लावा निकल रहा है और किसी को भी जिसको भूगोल का बिल्कुल ज्ञान नहीं है उससे पूछा जाए कि पृथ्वी के केंद्र से आ रहा है, पृथ्वी के अंदर से आ रहा है, तो पृथ्वी का अंदर का भाग कैसा होगा? तो कोई भी बता देगा कि द्रव होगा, क्योंकि तभी तो द्रव अवस्था में सारा पदार्थ निकल रहा है। तो इससे ये तो पता चलता है, ज्वालामुखी से हमको ये तो पता चलता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो कैसा है? द्रव अवस्था में है। और पृथ्वी के से जो अंदर में जो पदार्थ है उनका भी पता चल जाता है कि एल्युमिनियम है, कि मैग्नीशियम है, कि निकिल है, कि आयरन है, ये पदार्थ भी यहाँ से पता चल जाते हैं। लेकिन आंतरिक संरचना की पूरी जानकारी नहीं मिलती है। तो ज्वालामुखी से मिले हुए साक्ष्यों से हमको क्या पता चलता है? पहली चीज तो हमें यह पता चल जाता है कि पृथ्वी का अंतरतम कैसा है? द्रव अवस्था में हो सकता है। और दूसरा ये पता चलता है कि अंतरतम में कौन कौन से पदार्थ भरे हुए हैं। ठीक, तो इससे भी हमको पूरी विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है, केवल जानकारी कहां से मिलती है? 750 किलोमीटर तक ही मिलती है। अब तीसरी हम बात कर रहे थे किसकी? भूकंपीय तरंगों की। भूकंपीय तरंगे ये सबसे सही साक्ष्य देते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी से आर पार हो जाती है, और आर पार हो जाएंगे तो इनसे पृथ्वी के अंदर की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं किसके बारे में? भूकंपीय तरंगे। तो कई प्रकार की भूकंपीय तरंगों की बात आएगी तो एग्जाम में ध्यान रखना, वो भी पूछे जाते हैं। तो हेडिंग डाल रहा हूं मैं यहाँ पर, भूकंपीय तरंगे। तो कभी कभार सीधा प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे हैं? तो ध्यान रखना, भूकंपीय तरंगे कौन कौन सी हैं। एक तो आपको पता ही है कि एक तो पी तरंगे हैं, पी तरंगे, एस तरंगे, उसके बाद एल तरंगे, सब जानते ही हैं, तीन ये तरंगे हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ तरंगे पाई जाती है। एक को हम बोलते हैं पीजी तथा एसजी तरंगे। ये भी भूकंपीय तरंगे हैं जिनको बाद में खोजा गया है। उसके बाद आप देखेंगे पी स्टार और एस स्टार, पी स्टार और एस स्टार तरंगें भी पाई जाती हैं। और ध्यान रखना, एल तरंगें पाई जाती है। एल तरंगों को आर तरंगे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर। तो अगर इस तरह से ऑप्शन बना के अगर आपसे पूछा जाता है कि ये भूकंपीय तरंगे हैं या नहीं, तो ध्यान रखना, जितनी भी मैंने अभी बोर्ड पर लिखी हैं ये सारी की सारी तरंगें भूकंपीय तरंगें कहलाती हैं, भूकंपीय तरंगों के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि इनकी खोज किसने की। तो ध्यान रखना, इनके खोजकर्ता मैं लिख दे रहा हूं। पी और एस तरंगों की खोज ओल्डहम ने की। ओल्डहम के द्वारा खोज की गई। एल तरंगों की खोज जो है, एल तरंगों की खोज एच डी लव नामक व्यक्ति के द्वारा की गई। इसलिए ध्यान रखना, इनको लव तरंगे भी बोलते हैं। इनको क्या बोल देते हैं? लव तरंगे। इस वैज्ञानिक के नाम पर इसको लव तरंगे बोल देते हैं।
और आर तरंगों की खोज किसने की? रेले ने की। रेले ने, तो इसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया आर तरंगे। क्यों आर पड़ा है इसको हम जानेंगे भी आगे, ठीक है। पीजी और एसजी की बात करें तो पीजी और एसजी तरंगों की खोज जो है, ये तरंगों की खोज जो है वो जेफरीज के द्वारा की गई, जेफरीज के द्वारा की गई, जेफरीज। और पी स्टार और एस स्टार की तरंगों की खोज जो है ये कोनार्ड द्वारा की गई। ये ध्यान रखना है, ये इनके खोजकर्ता के नाम हैं। पी और एस तरंगे ओल्डहम के द्वारा, एल तरंगे ध्यान रखना लव के द्वारा, एच डी लव, और रिले तरंगे जो है वो रिले के द्वारा, आर तरंगे इनको बोल देते हैं। बाद में पीजी और एसजी तरंगे भी खोजी गई जो जेफरीज ने खोजी, और पी स्टार और एस स्टार की खोज किसने की? कोनार्ड के द्वारा की गई। तो ये प्रमुख तरंगे हैं, इन्हीं तरंगों की एक एक करके हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे पी और एस तरंगे। तो मैंने कल बताया था इनको दो भागों में हमने बांटा था पिछली क्लास में, अगर आपने देखा होगा तो भूकंपीय तरंगों को दो भागों में बांटा था। एक तो आपकी थी पार्थिव और दूसरी थी धरातलीय। यहाँ से भी पूछा जाता है कि कौन सी प्रत्यक्ष और कौन सी अप्रत्यक्ष है, ध्यान रखें इस बात का भी, ठीक है। तो ये इस तरह की स्थिति बनती है, तो इसको हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा बना लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मान लीजिए भूपृष्ठ है, ऐसे ही होता है भूपृष्ठ, ऊपर से उबड़ खाबड़। ये पृथ्वी का अंतरतम भाग है यहाँ पर, और पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैंने बताया कि लगभग 750 किलोमीटर की गहराई पर जब ऊष्मा इतनी ज़्यादा हो जाती है वो तरंग का रूप ले लेती है। तो तरंग का रूप लेने के बाद यहाँ पर जहाँ से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, जहाँ से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको भूकंप मूल बोलते हैं, भूकंप मूल बोलते हैं, या हाइपो सेंटर बोलते हैं, हाइपो सेंटर या फोकस भी बोलते हैं, फोकस, ठीक है। अब यहाँ से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न हुई। अब ये भूकंपीय तरंगें पहले समझ लिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे डिटेल में। ये भूकंपीय तरंगें यहाँ से ऊपर की तरफ इस तरह से यहाँ पहुँचेगी, और इस भाग पर सबसे पहले ये टकराएगी। तो सबसे पहले पहुँचने वाली तरंगें हैं, इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं? प्राथमिक तरंगें बोल देते हैं। अब ये जो तरंगें हैं, इन तरंगों के जो कणों का दोलन होता है, कण जो दोलन करते हैं वो तरंग की दिशा के साथ साथ ही करते हैं, तरंग की दिशा में ही इसके कणों का दोलन होता है। तो यहाँ से तरंगें आगे जाती हैं और इससे टकरा जाती हैं, इस तरह की स्थिति बनती है। तो इन तरंगों को हम क्या बोल देते हैं? पी तरंगे बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पी तरंगे। अब पी तरंगे ध्यान रखना, इनके कणों का दोलन तरंग की दिशा के अनुसार ही होता है। तो इन तरंगों को क्या बोल देते हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे भी बोल देते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे। अब ये तरंगों के कण जो है वो दोलन करते हैं आगे पीछे। तो ये तरंगे क्या करती हैं? भूपृष्ठ पर सबसे पहले धक्का लगाने का काम करती हैं, इसलिए इनको ध्यान रखना धक्का मूलक तरंगे भी बोलते हैं, धक्का मूलक तरंगे या पुश वेव्स। क्या बोलते हैं? पुश वेव्स, धक्का मूलक तरंगे भी कहलाती हैं। अब ये तरंगे भूपृष्ठ पर सबसे पहले दिखाई दे रही हैं, पहले पहुंच रही हैं ऊपरी सतह पर। तो क्यों पहले पहुंचेंगी? पहली चीज तो ये एकदम सीधी रेखा में चल रही है, और कोई चीज सीधी रेखा में जाएगी तो वो कम दूरी तय करे में पहुंच जाएगी, और कोई घूम फिर के जाएगी तो उसको पहुंचने में क्या होगा? समय ज्यादा लगेगा, और इनकी गति भी ज्यादा होती है। तो गति ज्यादा होने के कारण ये तरंगें भूपृष्ठ पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इनकी गति जो होती है वो ध्यान रखना, अलग अलग दे रखा है लेकिन जनरली ध्यान रखें 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं, और इन तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंगों के समान होती है, ध्वनि तरंगों के समान।
अब बात मैंने की किसकी, ध्वनि तरंगों की। तो ध्वनि तरंगों की देखिए बात अगर आप आ रही है तो सिंपल सी बात है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। पहली चीज तो ध्यान रखें, ध्वनि तरंगें किसी भी माध्यम में प्रवाहित हो सकती हैं। ध्वनि तरंगें किसी भी मीडियम में क्या कर सकती हैं, प्रवेश कर सकती हैं। और जैसे जैसे माध्यम सघन होता चला जाता है, ध्वनि की गति में वृद्धि होती चली जाती है। तो इसी प्रकार से ये जो तरंगें हैं, पी तरंगें जो हैं, ये ठोस में भी चल सकती हैं, द्रव में भी चल सकती हैं और गैस में भी चल सकती हैं। तो ध्यान रखें, इनकी गति गैस में सबसे कम होगी और ठोस में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी कौन सी, पी तरंगें, पी तरंगों की विशेषताएं। अब जब पी तरंगें यहां भूपृष्ठ पर पहले टकरा जाती हैं, इसके बाद दूसरी तरह की तरंगें थोड़ी समय बाद पहुंचती हैं। थोड़ी समय बाद ये तरंगें यहाँ पहुंच जाती हैं और इस स्थान पर क्या कर देती हैं, तरंग पैदा कर देती हैं। तो इसको हम नाम दे देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, एपी सेंटर, एपी सेंटर बोल देते हैं। ये क्या कहलाता है, हाइपोसेंटर, और ये क्या कहलाता है, एपी सेंटर या अधिकेंद्र, अधिकेंद्र। ठीक है, अब जैसे ही ये तरंगें यहाँ पहुँचती हैं, पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। तो ये जो दूसरी तरंगें हैं, इन तरंगों के जस्ट बाद पहुँचती है, इस वजह से इनको क्या बोल देते हैं, एस तरंगें बोल देते हैं, सेकेंडरी वेव्स कहलाती हैं। और सेकेंडरी वेव्स जो हैं, ये ध्यान रखना, इसके कणों का दोलन जो होता है, इसके कणों का दोलन पी तरंगों के कणों के दोलन के लंबवत होता है, लंबवत होता है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इसीलिए इनको अनुप्रस्थ तरंगें बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंगें ये कहलाती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें। और ध्यान रखना, ये तरंगें जो होती हैं, ये तरंगें, इनको, इनकी जो गति होती है ये कम हो जाती है इसकी तुलना में, ये 7 से 8 होती है और इनकी गति ध्यान रखना लगभग 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। और ध्यान रखना, ये तरंगें प्रकाश तरंगों के समान व्यवहार करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के हिसाब से, कौन सी प्री, कौन सी प्रकाश की तरह और कौन सी, ध्यान रखें, ध्वनि की तरह। ये प्रकाश की तरह। अब प्रकाश की तरह व्यवहार करने का मतलब क्या है, प्रकाश, ध्यान रखना, जैसे ही माध्यम तरल हो जाता है, प्रकाश बहुत गहराई तक नहीं पहुंच पाता है, विलुप्त हो जाता है। समुद्र में आप देखेंगे मुश्किल से 100 फीट गहराई तक ही आपको प्रकाश दिखाई देगा। उसके बाद समुद्र के नीचे गहराई क्या हो जाती है, अंधेरा होता चला जाता है, प्रकाश नीचे नहीं पहुंचता है। तो ये तरंगें क्या करती हैं कि द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था में ये तरंगें पाई जा रही हैं, लेकिन द्रव अवस्था में ये तरंगें क्या होती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। तो ये तरंगें कैसे हैं, प्रकाश तरंगों के समान। ध्यान रखना, प्रकाश की गति से नहीं चल रही हैं, केवल प्रकाश तरंगों के समान व्यवहार करती हैं। प्रकाश समुद्र में ज़्यादा या किसी भी द्रव अवस्था में प्रकाश बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये 2 तरह की तरंगें होगी। अब यहाँ से, अब इन दोनों तरंगों का, ये तो प्रत्यक्ष तरंगें हैं, भूकंप मूल से निकल कर आ रही हैं, लेकिन इन दोनों तरंगों के परिणाम से क्या होता है कि यहाँ पर एक तीसरी प्रकार की तरंगों की उत्पत्ति होती है। और ये जो तीसरी प्रकार की तरंगें हैं, ये तरंगें यहाँ से इस भूपृष्ठ पर इस प्रकार से चलती हैं, इस प्रकार से भूपृष्ठ पर चलती हैं, लहरदार या जिगजग चलती हैं, इस तरह से गति करती हैं। और भूपृष्ठ पर जब इस तरह से चलेगी तो सबसे ज़्यादा क्या करेगी, नुकसान करने का काम करेगी। तो इन तरंगों को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एल तरंगें, एल तरंगें। एल तरंगे इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि HD लव नामक वैज्ञानिक ने या भूगर्भ शास्त्री ने इनका पता लगाया था, तो उसके नाम पर एल तरंगें कहलाती हैं। ठीक है, अब ये तरंगें सतह पर चलती हैं, इसलिए इन तरंगों को क्या बोलते हैं, धरातलीय तरंगें बोल देते हैं, धरातलीय तरंगें कहा जाता है।
ठीक है। दूसरी चीज, इन तरंगों की जो गति होती है वो सबसे धीमी होती है, और धीमी गति से अगर कोई भी तरंग चलेगी तो भूपृष्ठ पर हलचल पैदा करेगी, इसलिए ये विनाशकारी भी कहलाती हैं। तो ध्यान रखना, इन्हीं को क्या बोलते हैं? विनाशकारी तरंगें बोलते हैं। तो ये विनाशकारी तरंगें भी कहलाती हैं। ये सबसे ज़्यादा डिजास्ट्रस होती है, मतलब भूपृष्ठ पर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं, और लहरनुमा चलती हैं। कैसे चलती हैं? लहरनुमा, लहरनुमा गति करती हैं। 2 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये चलती है। तो ये 3 तरह की तरंगें हैं मेन, ये ध्यान रखें। उसके बाद आगे की बात करेंगे, तो ध्यान, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करिए। ठीक है, तो देखिए अब आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा आपने। अब एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में हम इनके बारे में लिख लेते हैं, पी तरंगों के बारे में, एक एक करके इन तरंगों की विशेषताएं। तो पहले हम लिख लेते हैं क्या? पी तरंगे। पी तरंगे, ठीक है। पार्थिव तरंगे हैं ये, पहली चीज तो ध्यान रखना कैसी है? पार्थिव तरंगे, पृथ्वी के आर पार हो जाती है, पार्थिव तरंगे, ठीक है। पार्थिव तरंगे कहलाती हैं। दूसरी, इनको प्राथमिक तरंगे भी बोलते हैं, प्राथमिक तरंगे या प्राइमरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि भूपृष्ठ पर सबसे पहले दिखाई देती है। भूपृष्ठ पर सबसे पहले पहुंचती हैं। ठीक है, तो भूपृष्ठ पर सबसे पहले पहुंचती है, इसके कारण इनको हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक तरंगें बोलते हैं। और इनकी जो गति होती है वो कैसी होती है? गति, स्पीड 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये प्रवाहित होती है, ध्यान रखना। और नेक्स्ट लिख लें, ध्वनि तरंगों के समान व्यवहार करती हैं। ध्वनि तरंगों के समान व्यवहार करती हैं। ठीक है, ध्वनि तरंगों के समान व्यवहार करने का मतलब ये है कि ठोस में इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, द्रव में इनकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, और गैस में इसकी स्पीड सबसे कम होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, ठोस पदार्थों में इनकी गति सबसे ज़्यादा है, द्रव में कम है, और गैस में सबसे कम हो जाती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट लिख लेते हैं आगे, इसको नोट कर लीजिए, आगे लिखते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, पी तरंगों के कणों का दोलन, पी तरंगों के कणों का दोलन तरंग की दिशा में होता है। तरंग की दिशा, तरंग की दिशा में होता है। ठीक है, इसलिए इन्हें धक्का मूलक तरंगें भी बोलते हैं। धक्का मूलक तरंगें,
धक्का मूलक तरंगें, तो आगे पीछे चलते, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें तो ये तरंगें जो है वो ध्यान रखना ऐसे चलती हैं, इस प्रकार से आगे पीछे टकराएगी, फिर लौट के आएगी, फिर जाएगी, ऐसे चलती है। जबकि दूसरी वाली तरंगें वो कैसे चलती हैं, वो इस तरह से चलती हैं। एस तरंगें कैसे चलती हैं, एस तरंगें इस तरह से लंबवत चलती हैं, इनके इस तरह से। और एल तरंगों की बात करें तो एल तरंगें कैसे चलती हैं, वो इस तरह से, इस तरह की स्थिति होती है। तो ये P है, ये S है, और ये क्या है, L है। ठीक है, तो जब कोई चीज इस तरह से चलेगी आगे पीछे तो क्या करेगी, पुश, धक्का, धक्का मूलक तरंगें इसलिए बोलते हैं इनको। तो ये P है, S है और L है, इस प्रकार से तरंगें दिखाई देती हैं। सिंपल सी बात है, देखिए इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती है, और इसको आसानी से समझने की कोशिश करें और आसानी से, तो देखिए यहाँ पर ऐसा होता है, मैं बता दूँ आपको, जैसे ये मान लीजिए कोई सिनेमा घर है, फॉर एग्जांपल समझिए, ये मान लीजिए कोई सिनेमा घर है, सिनेमा घर है, और सिनेमा घर के आगे भीड़ लगी हुई है, बुकिंग विंडो है, ये क्या है, बुकिंग विंडो। ठीक है, अब यहाँ पर इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, और आप गए मूवी देखने के लिए, यहाँ पर क्या लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई इस तरह से। ठीक है, इस तरह की मान लीजिए लंबी लाइन लगी है। सिंपल तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इस तरह से मान लीजिए इतनी बुकिंग विंडो पर लाइन लगी है कि आपको लगता है कि आपका नंबर नहीं आने वाला है, जब तक क्या हो जाएगा, हाउसफुल हो जाएगा, और लंबी लाइन बना दो। ठीक है, अब जब इतनी लंबी लाइन लगी है और आपको लग रहा है कि टिकट नहीं मिल पाएगी अगर जल्दी नहीं करी, तो आपने देखा होगा कि कुछ शरारती तत्व लगे होते हैं लाइन में। तो होता क्या है कि मान लीजिए पीछे वाले व्यक्ति ने, पीछे जो कोई खड़ा है शरारती तत्व, इसने धक्का दे दिया, तो जब ये धक्का देगा तो ये धक्का धीरे धीरे करके कहाँ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, आगे वाला आगे को धक्का दे देगा, तो निरंतर ये धक्का आगे की तरफ चला जाएगा। और जब आगे की तरफ चला जाएगा तो बिल्कुल आगे वाला है, इसका सिर कहाँ लगेगा, इसका सिर लग जाएगा खिड़की से। जब इसका सिर खिड़की से टकरा जाएगा तो इसको गुस्सा आएगी, और गुस्सा आएगी तो ये क्या करेगा, फिर से पीछे को धक्का देगा, तो यही धक्का वापस चल देगा, यही धक्का वापस चल देगा। इस तरह की स्थिति बनती है। तो ध्यान रखें, पी तरंगें कैसे चलती हैं, इस तरह से। ठीक है, अब आप देखिए, अब पी तरंगें अगर ठोस माध्यम में, ठोस माध्यम में जो कण होते हैं उसके बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी। तो जाहिर सी बात है, इनके बीच में दूरी कम है, तो ये धक्का तेजी से आगे की तरफ जाएगा, जाएगा कि नहीं भाई। इनके बीच की दूरी अगर कम है तो ये धक्का तेजी से आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अगर इनके बीच की दूरी थोड़ा बढ़ा दें, मान लें आधे हाथ का फासला दे दें, और आधे हाथ का फासले का मतलब है द्रव माध्यम आ गया, और द्रव माध्यम आ गया, आधे हाथ का फासला है, और ऐसे कोई धक्का देगा तो यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, फिर उसको यहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा। तो इस वजह से इनकी गति क्या होगी, धीमी हो जाएगी, क्योंकि द्रव अवस्था में कणों का दोलन, कणों की जो बीच का जो दूरी है वो ठोस की अपेक्षा में क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब मान लीजिए गैस की बात कर लेते हैं। गैस में मान लीजिए पूरे एक हाथ का फासला ले रखा है, और एक हाथ का अगर उन्होंने फासला ले रखा है तो जाहिर सी बात है इससे आगे बढ़ने में, धक्के को आगे बढ़ने में क्या होगा, समय लगेगा। इसी कारण ये जो पी तरंगें हैं, इनकी ठोस अवस्था में गति सबसे ज़्यादा होती है, गैस में गति इनकी धीमी हो जाएगी, और द्रव में इनकी गति धीमी हो जाएगी, और ठोस में इनकी गति सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ठोस में सबसे ज़्यादा हो जाएगी, द्रव में उससे कम हो जाएगी, और गैस में इनकी गति सबसे कम हो जाती है। क्लियर हो जाएगा अब तो। ठीक है, तो ये इस तरह से समझ सकते हैं। अब क्या होता है, अब हम एस तरंगों की देखिए बात करें। एस तरंगों की स्थिति क्या बनती है कि एस तरंगें
कणों का दोलन जैसे जो पी तरंग है उसके लंबवत होता है, लंबवत होता है। लंबवत होने का मतलब क्या है? लंबवत होने का मतलब यह है कि लगातार आप देख रहे हैं कि इस तरह से यहां पर इधर से धक्का दे रहा है, वापस धक्का आ रहा है, और मान लीजिए बीच में कोई कण ऐसा है या बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है कि ना तो वो धक्का दे रहा है और ना ही वो उधर से आगे से धक्का दे रहा है, ना पीछे से, वो बीच में केवल धक्का खाने का ही काम कर रहा है। तो ये जो व्यक्ति बीच वाला है ये नाराज हो जाएगा और नाराज होकर मान लीजिए निकल कर बाहर चला जाएगा इस तरह से, और बोलेगा कि मुझे कोई मूवी नहीं देखनी है, धक्का इतना खा लिया। ठीक है, तो समझ रहे हैं कि नहीं? यहां पर कणों का दोलन ऐसे और ऐसे हो रहा है, लेकिन इस दोनों कणों के दोलन से बीच में से ये निकल के चला जाता है, तो ये कौन सी तरंगें हो जाती हैं? ये एस तरंगें हो जाती हैं। क्या हो जाती है? एस तरंगें। अब एस तरंगों की स्थिति देखिए, इसमें तो व्यक्ति कैसे खड़े हैं? बुकिंग विंडो में जो लाइन लगती है उस तरह से खड़े हैं। ठीक है, अब पी तरंगों का ध्यान से चीजों को सुनिए। अगर हम बात करें पी तरंगों की, तो पी तरंगों में तो व्यक्ति एक दूसरे के आगे पीछे खड़े हुए हैं, जैसे मैं खड़ा हूं इस तरह से आगे खड़े हुए हैं, और इस प्रकार से धक्का देंगे तो ये आगे की तरफ गति करती हुई चली जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें एस तरंगों की, और एस तरंगों में मैंने बताया था कि ये केवल ठोस में ही चलती हैं, द्रव में ये गैसें नहीं चलती हैं, द्रव में ये तरंगें नहीं चलती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए हम बात करें, यहां पर तो व्यक्ति ऐसे खड़े थे, लेकिन इसमें कैसे खड़े होते हैं? मान लीजिए ऐसे खड़े हैं और एक दूसरे के हाथ ऐसे पकड़े हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे के हाथ इन्होंने ऐसे पकड़े हुए हैं जैसे लाइन बनाते थे। ठीक है, अब एक दूसरे के हाथ चेन बना के ये लोग खड़े हुए हैं, और यहां पर ठोस अवस्था में कण नजदीक होंगे तो हाथ एक दूसरे के पकड़े हुए होंगे, और इस स्थिति में अगर धक्का दिया जाएगा तो मैं पीछे की तरफ जाऊंगा, और पीछे की तरफ जाने के बाद दूसरा जो इसने हाथ पकड़ा है वो भी थोड़ी देर बाद पीछे जाएगा, वो भी पीछे जाएगा, तो बगल वाले को भी पीछे करेगा। तो ठोस अवस्था में ये तरंगें प्रवाहित हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही मीडियम द्रव होगा, मीडियम कैसा हो जाएगा? द्रव हो जाएगा। और द्रव होने का मतलब है कि जो हाथ पकड़े हुए थे वो एक दूसरे ने हाथ टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये खड़े हुए हैं इस तरह से, लेकिन एक दूसरे के हाथों को किसी ने पकड़ा हुआ नहीं है। और मान लीजिए एक व्यक्ति को धक्का दिया जाएगा, मुझे धक्का दिया जाएगा, तो मैं ही पीछे जाऊंगा, मैंने दूसरे का हाथ पकड़ा तो है नहीं, तो वो वहीं की वहीं रहेगा। तो द्रव अवस्था में ये तरंगें प्रवाहित नहीं होती हैं। मैंने बता दिया क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि कणों के बीच की दूरी ज़्यादा होती है, तो द्रव में ये गैसें प्रवाहित नहीं होती हैं। ठीक है, इस तरह से इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, बना लें इसको समझने के लिए। ठीक है, तो पी तरंगों के कणों का दोलन तरंग की दिशा में होता है, इसलिए इन्हें धक्का मूलक तरंगें कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, इसमें एक चीज और जान लेते हैं। ठीक है, तरंग के नियम आप सब लोगों ने पढ़े होंगे फिजिक्स के अंदर। ठीक है, जब कोई भी तरंग किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। सबने पढ़ा होगा। या कोई भी तरंग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। सबने पढ़ा होगा। जैसे ये कोई माध्यम है, ये मान लीजिए विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। क्या है? सघन। ठीक है, और यहां से कोई तरंग इसमें प्रवेश करती है और प्रवेश करेगी तो ये क्या होगी? मार्ग से विचलित हो जाती। जबकि जाना इसको कैसे चाहिए था? इस प्रकार से तरंग को जाना सीधे चाहिए था, लेकिन माध्यम बदलते ही ये क्या हो जाती है? इसकी दिशा में, मार्ग में विचलन पैदा हो जाता है। अब सेम स्थिति ध्यान रखना बनती है किसके साथ? सेम स्थिति आपकी बनती है
इन भूकंपीय तरंगों के साथ भी। जब भूकंपीय तरंगे, ये जो भूकंपीय तरंगे जब किसी भी माध्यम में प्रवाहित हो जाती हैं तो सिंपल सी बात आप देखिए, समझ के चलिए थोड़ा सा। जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, और ये चलिए हाथ से बना देते हैं। देखिए इस तरह की स्थिति है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, और ये मान लीजिए पृथ्वी के केंद्र की स्थिति है, मध्य भाग की, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए यहां से, यहां भूकंप मूल है, यहां पर क्या है, भूकंप मूल है, और भूकंप मूल से जो पी तरंगे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, पी तरंगों की, ये तो भूकंप मूल हो गया, भूकंप मूल, यहां से तरंगे उत्पन्न हुई, चारों दिशाओं में जाएंगी, ठीक है। तो यहां से जो तरंगे उत्पन्न हुई वो तरंगे आप यहां पर देख सकते हैं, वो तरंगे आप यहां पर देख सकते हैं, वो तरंगे आप यहां पर, ठीक है, इधर की तरफ भी, ये सब पी तरंगे आप यहां पर, प्राथमिक तरंगे यहां पर महसूस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही पी तरंगे यहां पहुंचती हैं, अब यहां से तरंगे क्या होती हैं, अपने मार्ग से विचलित हो गई, यहां पर तरंगे अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई, यहां से तरंगे अपने मार्ग से विचलित हो गई और विचलित होके यहां दिखाई दे रही हैं। क्लियर है, ठीक है। जब इस क्षेत्र में ये पी तरंगे नजर नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब अंदर का माध्यम कैसा होगा, सघन होगा, तभी तो तरंगे क्या हो रही हैं, विचलित हो रही हैं। तो ये जो पी तरंगे आप यहां पर देख रहे हैं, इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूं, ये जो पी तरंगे आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां तक इन पी तरंगों को, जैसे ये मान लीजिए पी तरंगे, ये भी पी है, ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहां पर, जिस भाग में ये तरंगे नहीं दिखाई दे रही है, ये जो कोण है, कभी कभार कोण भी पूछ लेते हैं कि किस एंगल से ये आपकी गायब हो जाती हैं, तो 103 डिग्री यहाँ पर नज़र आता है, कहीं कहीं 105 भी लिखा हुआ, लेकिन एनसीईआरटी के डाटा देखेंगे तो 103 डिग्री से लेकर 142 डिग्री तक, 142 डिग्री, 103 डिग्री से 142 डिग्री के बीच में पी तरंगे आपकी नहीं दिखाई देगी, और पी तरंगे इस भाग में नहीं दिखाई दे रही है, तो ध्यान रखें ये भाग क्या कहलाएगा, ये क्षेत्र जो है वो आपका वृष्टि, वो पी तरंग छाया क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये पूरा का पूरा जो रीजन है, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग जहां पर पी तरंगे नहीं दिखाई दे रही, और ये क्यों विचलित हो रही हैं, क्योंकि अंदर की तरफ घनत्व ज़्यादा है, और घनत्व ज़्यादा होगा तो इसके कारण ये अपने मार्ग से विचलित हो गई हैं, और विचलित होने पर नहीं दिखाई दे रही। तो ये पी तरंगों की प्रकृति से हम क्या पता लगा पा रहे हैं, पी तरंगे एक तो किसी माध्यम में चल लेती हैं, किसी भी माध्यम में चलने पर अगर इनकी गति में अलग अलग परिवर्तन है, तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए इसकी गति ज़्यादा है तो ये मान लेंगे ये ज़्यादा सघन होगा, यहाँ से यहाँ तक इसकी गति धीमी है तो ये कम सघन होगा, और ये ज़्यादा विचलित हो रही है तो इसका मतलब मीडियम सेंटर में, केंद्र में सबसे ज़्यादा होगा। और ये वाला भाग ध्यान रखना, ये पूछा जाता है प्री में तो विशेषकर पूछ लेते हैं। तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक,
103 डिग्री से लेकर 142 डिग्री, या कहीं कहीं सुविधा के अनुसार 105 से 145 भी लिखा रहता है, तो वो भी ध्यान रखें। तो ये लेकिन सरकारी आंकड़े हैं, एनसीईआरटी की किताब से है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये भाग क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं हम पी तरंग छाया क्षेत्र। पी तरंग छाया क्षेत्र, और ये भी क्या कहलाएगा, पी तरंग छाया क्षेत्र। ये ध्यान रखना है। तो पी तरंगों के बारे में आप जान गए क्या स्थिति बनती है। ठीक है, बना ली इसको फटाफट से। ठीक है, अब इसी तरह की स्थिति हम मान ले, इसी तरह की स्थिति ले लेते हैं किसके लिए, नेक्स्ट ले लेते हैं आगे दूसरी तरह की तरंगें, उनको हम बोलते हैं एस तरंगें। एस तरंगें, ठीक है। तो एस तरंगों की विशेषता लिखते चले जाइए। ये भी कैसी है, प्रत्यक्ष या पार्थिव तरंगें हैं, या भूगर्भिक तरंगें भी लिख सकते हैं, भूगर्भिक, पार्थिव। ठीक है, तो प्रत्यक्ष, भूगर्भिक या पार्थिव तरंगें बोल देते हैं। अब एस तरंगों की हम बात करें तो ध्यान रखना, एस तरंगों के, एस तरंगों के कणों का दोलन, कणों का दोलन तरंग की दिशा के, तरंग की दिशा, तरंग की दिशा के लंबवत होता है, लंबवत होता है। ठीक है, तो एस तरंगों के कणों का दोलन कैसा होता है, लंबवत होता है। और एस तरंगों की गति कितनी होती है, 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये तरंगें चलती हैं। और अगली विशेषता ध्यान रखना, इसी में लिख लेना, लंबवत होता है इसलिए इन्हें अनुप्रस्थ तरंगें भी कहते हैं, ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव्स के नाम से भी इसलिए जानी जाती है। ठीक है, गति इनकी हो गई। दूसरा, एस तरंगें केवल ठोस माध्यम, एस तरंगें केवल ठोस माध्यम में प्रवाहित होती हैं, प्रवाहित होती हैं। एस तरंगें केवल ठोस माध्यम में प्रवाहित होती हैं, जबकि द्रव माध्यम में विलुप्त हो जाती हैं, द्रव माध्यम में विलुप्त हो जाती हैं। द्रव माध्यम में विलुप्त हो जाती है। इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश तरंगों के समान। वो कैसे कर रही थी, ध्वनि तरंगों के समान। तो लिख ले, इसको विलुप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट लिख लें, एस तरंगें, एस तरंगें प्रकाश तरंगों के समान व्यवहार करती हैं, प्रकाश तरंगों के समान व्यवहार करती हैं।
ठीक है। तो ये प्रकाश तरंगों के समान व्यवहार करती हैं, क्योंकि द्रव माध्यम में प्रकाश भी गायब हो जाता है, इसी तरह से ये भी गायब हो जाती हैं। ठीक है। अब ये द्रव में नहीं चल रही, पी तरंगे द्रव में भी चल रही थी, ठोस में भी चल रही थी, गैस में भी चल रही थी, और तीसरी तरंगे एल तरंगे वो धरातल पे वो भी किसी भी माध्यम में चल लेती हैं, वो भी ठोस में, द्रव में और गैस में वो भी चल लेती हैं। तो आपसे अगर एक प्रश्न पूछा जाए, आपको पता है कि भूपृष्ठ में मतलब ऊपरी सतह पर जो कंपन होता है उसको भूकंप बोल देते हैं, लेकिन समुद्र के अंदर जो कंपन होता है, महासागरों की गहराई में जो कंपन होता है उसको क्या बोलेंगे भाई? भूपृष्ठ पर तो हम भूकंप बोल देते हैं, लेकिन महासागरों की गहराई में जो कंपन होता है उस कंपन को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ध्यान रखना, उस कंपन को हम क्या बोलेंगे? समुद्री कंपन बोलेंगे। सुनामी मत बोल देना, कुछ लोगों के दिमाग में सुनामी शब्द आ रहा होगा, सुनामी नहीं बोलते, सुनामी जो समुद्री कंपन है उसका परिणाम है। अब आपसे पूछा जाए कि समुद्री कंपन के कारण जो सुनामी आती है, वो सुनामी के लिए कौन कौन सी भूकंपीय तरंगें उत्तरदायी होती हैं, तो यहां पर आप अपने विवेक से भी दिमाग लगा सकते हैं कि एस तरंगें तो विलुप्त हो गई। जब एस तरंगें विलुप्त हो गई तो सुनामी लाने के लिए या समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न करने के लिए कौन सी तरंगें उत्तरदायी होगी? तो बिल्कुल सही, पी तरंगें और आपकी दूसरी वाली एल तरंगें। एस तरंगें उत्तरदायी नहीं होती हैं, क्योंकि एस तरंगें तो द्रव माध्यम में प्रवाहित होती नहीं है, और समुद्र क्या है? द्रव ही है। ठीक, क्लियर है? आगे भी बात करेंगे इसमें। तो एस तरंगें प्रकाश तरंगों के समान व्यवहार करती हैं, ये ध्यान रखना है। अब इन तरंगों की प्रकृति के बारे में बात करें, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, और ये पृथ्वी का अंतरतम भाग है, क्रोड है। अब ये जो हम बात करें दूसरी प्रकार की तरंगों की, तो ये जो तरंगे हैं, ये तरंगे मान ली यहाँ से उत्पन्न होती हैं। हम एस तरंगों की बात कर रहे हैं, एस तरंगे यहाँ से उत्पन्न होगी, तो एस तरंगे यहाँ दिखाई दे रही है, एस तरंगे यहाँ दिखाई दे रही है, एस तरंगे यहाँ दिखाई दे रही है, एस तरंगे यहाँ भी और उधर भी जाएगी, एस तरंगे इस तरह से ठीक है। लेकिन एस तरंगे यहां नहीं पाई जा रही। यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला जो भाग है, ये एस तरंग छाया क्षेत्र में आ रहा है। किस में आ रहा है? एस तरंग छाया क्षेत्र। मतलब इस भाग में एस तरंगे दिखाई नहीं दे रही है, तो इससे ये अंदाजा लग जाएगा आसानी से कि इसका मतलब अंदर की तरफ क्या भरा हुआ है? द्रव भरा हुआ है। यही तो अंदाजा हम लगा रहे हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना आखिर है किस तरह की, पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। तो जहां जहां तक चट्टानें थी, जहां जहां तक माध्यम ठोस था, वहां वहां तक तो ये तरंगें आपकी दिखाई दे रही थी भूकंप मापी में। लेकिन उसके बाद इस भाग से लेकर इस भाग तक ये तरंगें दिखाई नहीं दे रही थी। तो सिंपल सी बात है, इसको क्या मान लिया गया? एस तरंग छाया क्षेत्र मान लिया गया। और एस तरंग छाया क्षेत्र है ये, तो यहाँ से ये भी बात आप जान जाएंगे कि इसका मतलब पृथ्वी के अंदरतम पूरी तरह से ठोस नहीं है। अंदर क्या भरा हुआ है? द्रव भरा हुआ है। ठीक है, तो अंदर यहाँ पर द्रव भरा होने के कारण यहाँ पर क्या हुआ कि ये तरंगें गायब हो गई। अब इन तरंगों की प्रकृति से आपको ये तो पता चल गया। ठीक है, तो इसी के आधार पर ये पता लगाया गया है कि पृथ्वी में कहाँ तक ठोस है, कहाँ तक द्रव है, ठीक है, या कहाँ पर अत्यंत ठोस है। तो इन तरंगों की प्रकृति के आधार पर ही पता चल पाता है कि किस प्रकार से। तो ये एस तरंग छाया क्षेत्र कहलाता है। कितने डिग्री से? 103 डिग्री से लेकर इधर 103 डिग्री तक। मतलब इस भाग में जब ये तरंगें नहीं पाई गई, ये इसको पार नहीं कर पाई, बीच में ही कहीं विलुप्त हो गई, बीच में ही
यहीं तक ये पहुंच पाई, उसके बाद ये गायब हो गई। तो ये माना गया कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो पूरी तरह से क्या है, ठोस नहीं है, अंदर कुछ द्रव भी भरा हुआ है। ठीक है, तो बना ली इसको। ठीक है, तो ये पी और एस तरंगों की प्रकृति यहां पर हो गई। पी तरंगों की प्रकृति जान गए और साथ में ही एस तरंगों की प्रकृति के बारे में। ठीक है, अब देखिए बात करें हम पीजी और एसजी तरंगों की। तो देखिए यहां पर स्थिति आगे देखिए। अब मान लीजिए ये भूपृष्ठ है, ऊपरी सतह। ठीक है, अब यहां से तरंगे ऊपर गई, पी तरंगे ऊपर गई, और ऊपर जाने के बाद जब पी तरंगे इस भूपृष्ठ से टकराने के बाद वापस लौटेगी, तो पी तरंगों के इस वापस लौटने से इस भाग में जब ये वापस लौटेगी और जहां जहां तक ग्रेनाइट की चट्टानें होगी, जैसे ये मान लीजिए ग्रेनाइट की चट्टानों से भरा हुआ भाग है, तो जब ये यहाँ पर महसूस की गई तो ध्यान रखें इसी को नाम क्या दे दिया गया, इसी को नाम दे दिया गया पी जी। जी का मतलब है ग्रेनाइट, क्या दे दिया गया, पी जी। ठीक है, पी जी नाम हो गया। दूसरी यहां से मान लीजिए दूसरी तरंग आपकी गई एस तरंग, और एस तरंग भी इस भूपृष्ठ से टकराने के बाद क्या होगी, लौटेगी। जब इसके लौटने से जब ये दिखाई दी ग्रेनाइट की चट्टानों में, तो जाहिर सी बात है इसको नाम फिर क्या दे दिया, एस जी। ठीक है, उसके बाद यही भाग जब आगे की तरफ चला गया, यही पार्ट जब आगे की तरफ जाएगा इस तरह से, तो इसी को नाम कोनाड महोदय ने क्या दे दिया, यहाँ पर पी स्टार और यहाँ पर एस स्टार, पी स्टार और एस स्टार। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी है। ठीक है, ये पी तरंगे हैं, यहाँ पर पी है और यहाँ पर एस तरंगे हैं। पी तरंगे जाकर जब रिफ्लेक्ट करती हैं तो ग्रेनाइट की चट्टानें और उसके बाद बेसाल्टिक चट्टानें, तो इन चट्टानों के आधार पर इसका नाम पड़ा है। तो यहाँ पर ग्रेनाइट चट्टानें हैं, इन ग्रेनाइट चट्टानों में इसकी गति अलग प्रकार की होगी, ग्रेनाइट चट्टान। और ये कहाँ पर है, ये बेसाल्ट चट्टान में, बेसाल्ट चट्टानों में देखी गई। ठीक है, ये ग्रेनाइट चट्टान है, ग्रेनाइट, और ये बेसाल्ट में। तो ये पी स्टार और एस स्टार की और बात इस प्रकार से बनती है। ठीक है, तो आज समय कम है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एल तरंगों के बारे में भी, पीजी और एसजी के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको नोट करवाएंगे, लिखेंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे करके आपको ये पता चल जाएगा कि इन तरंगों की सहायता से कहाँ तक पृथ्वी ठोस है या कितनी ठोस है, कहाँ तक द्रव है या कितना द्रव का घनत्व है और कितना अंतरतम का पार्ट है। तो ये धीरे धीरे करके वहीं पर पहुँचेंगे। तो धन्यवाद सभी लोगों के जुड़ने के लिए, थैंक यू सभी लोगों को, नमस्कार।